हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 4, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स क्या होती हैं। बहुत डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा, साथ में एक आपको बोनस टॉपिक भी मिलेगा, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लास्ट में। इससे पहले मैं 3 लेक्चर्स पढ़ा चुका हूँ। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच डिफरेंसेस। दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और तीसरे लेक्चर में रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी आपको। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। अगर आपने ये तीनों अटेंड नहीं करें तो ज़रूर अटेंड करिए प्यारे, ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे क्लिक करके। फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए मेरे साथ नोट्स बनाने के लिए। मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो प्यारे बच्चों, आज इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। मोटे तौर पे बता दूं कि हम क्या पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है अगर नॉन मेटल्स को हम किसी दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या रिएक्शन शो करेंगे, का मतलब क्या प्रोडक्ट्स बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करें तो क्या बनेगा, वाटर से करें तो क्या, डाइल्यूट एसिड से तो क्या, क्लोरीन से तो क्या, सॉल्ट सोल्यूशन से तो क्या, हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएं तो क्या। ये सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनते रहिएगा, मजे से प्यार से देखते रहिए और नोट करते रहिए। उम्मीद है लेक्चर के आखिरी तक सारी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल बस जाने वाली हैं। तो सबसे पहले जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में किसके साथ रिएक्शन है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे जो एयर में प्रेजेंट होती है तो क्या बनेगा। प्यारे एक रिकैप कर लीजिए। जैसे मेटल्स होते हैं, मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड बनाते हैं जो जनरली बेसिक इन नेचर होती हैं। बेसिक इन नेचर एग्जाम्पल के तौर पे अभी बता रहा हूं, जनरली बेसिक इन नेचर होती हैं या फिर कुछ एम्फोटेरिक इन नेचर होती हैं, जो पिछले लेक्चर्स में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती हैं। नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनती हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनती हैं जो जनरली एसिडिक इन नेचर होती हैं। एसिडिक इन नेचर एक्सेप्ट सम जो कि न्यूट्रल भी होती हैं। इसी के हम एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक एग्जांपल मैं ऊपर का दे दूं। जैसे मेटल ले लें हम, सोडियम को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करें तो Na2O बनता है जो कि बेसिक इन नेचर है। बेसिक इन नेचर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एक बेस बनाता है NaOH, इसलिए हम इसे बेसिक इन नेचर कहते हैं। ऐसे ही नॉन मेटल की ऑक्साइड है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जैसे है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होती है क्योंकि जब हम इसको वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो एक एसिड बन जाता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इसलिए नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होती हैं, मेटल की ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होती हैं, एक्सेप्ट सम जो हम इसमें तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कि कौन सी न्यूट्रल होती हैं। और मेटल में जो एम्फोटेरिक होती हैं, जिंक वगैरह की, एल्यूमिनियम की, लेड की, वो मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए डिटेलिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत जल्दी से नोट करते जाइए कि इसका मतलब क्या है। आपको ये याद रखना होगा, मेटल की ऑक्साइड्स बेसिक, नॉन मेटल की ऑक्साइड्स एसिडिक, एक्सेप्ट सम न्यूट्रल। क्या है, लेट्स सी। देखिए प्यारे, जैसे हम बात करें यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन की, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन, ये मेटल्स ले लिए मैंने, कार्बन सल्फर सल्फर, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो भैया बताओ क्या बनेगा। यहाँ पे कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना सकती है या फिर कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकती है। CO, ये मोनोऑक्साइड, ये डाइऑक्साइड। बोले सर अलग अलग क्यों लिखा, बताएंगे, वेट करिए। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है इसकी भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। सल्फर ऑक्सीजन के साथ या तो सल्फर डाइऑक्साइड भी बनाती है या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड। 2 गैसेस होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये हमने नॉन मेटल्स के रिएक्शन लिखे हैं ऑक्सीजन के साथ, ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स बन गई। जैसे कार्बन की कार्बन मोनोऑक्साइड, और हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, इसकी ऑक्सीजन के साथ वाटर, H और O मिलके कौन सा क्या बनाते हैं, H2O। तो ये भी एक ऑक्साइड है जिसे हम जनरली वाटर के नाम से जानते हैं। ये हाइड्रोजन की ऑक्साइड है, हाइड्रोजन ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं वाटर। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ये सब नॉन मेटेलिक
ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं ये ऑक्साइड्स, ये सारी, ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ एसिडिक होती हैं और कुछ बेसिक होती हैं, सॉरी कुछ एसिडिक कुछ न्यूट्रल। जनरली एसिडिक बनती हैं, जैसे हम इसकी बात करें, ये तीनों की तीनों प्यारे एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। एसिडिक, ये एसिडिक क्यों हैं? क्योंकि जब हम इन नॉन मेटल की ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जैसे SO2 को वाटर में कर लो, चाहे SO3 को वाटर में कर लो, तो प्यारे ये वाटर में डिसॉल्व होके एसिड देती हैं, इसलिए इन्हें हम एसिडिक ऑक्साइड्स कहते हैं। देखो यहाँ कौन सा एसिड मिलेगा वो याद रखने के लिए सिर्फ इनको मिला के लिख दो। 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 1 और 2 3 ऑक्सीजन। अरे H2CO3 3 ऑक्सीजन। अरे ये तो क्या नाम होता है इस एसिड का? अरे भैया कार्बोनिक एसिड। पिछले चैप्टर पढ़े थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसमें बहुत अच्छे से समझाए थे। नहीं अटेंड किए तो वो अटेंड करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के इनिशियल सारे आपके। कार्बोनिक एसिड किस में पाया जाता है? कार्बोनिक एसिड किस में? अरे कोल्ड ड्रिंक्स में होता है कार्बोनिक एसिड, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं फिज वाली। SO2 को वाटर में मिलाएं तो एसिड बनेगा। बोले सर हम तो भूल जाते हैं कौन सा एसिड बनेगा। अरे प्यारे इसमें भूल भी जाओ तो बड़ी आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि इसमें मिला के लिख देना है। मिला के सब लिख दीजिए, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 2 और 1 3 ऑक्सीजन। अरे बन गया H2SO3। अब इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड मत बोल देना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3 नहीं होता, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। ये क्या है? ये क्या है देखते हैं। पहले ये बताओ SO3 जब पानी में जाएगी तो क्या बनेगा? अरे भैया अब तो अपने आप बता दो, फॉर्मूला लिखने के लिए सबको मिला दो। ये लो 2 हाइड्रोजन, ये लो 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, ये लो, और ये 3 और 1 4। अरे अच्छा 4 ऑक्सीजन। अब बना ये सल्फ्यूरिक एसिड। ये होता है सल्फ्यूरिक, ये तो सल्फ्यूरस एसिड होता है प्यारे, सल्फ्यूरस एसिड। क्योंकि ये तीनों यहाँ पे एसिड बने हैं इसलिए हम कहते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है प्यारे। एक टर्म यहाँ पे यूज होता है एसिडिक एनहाइड्राइड। एसिडिक एनहाइड्राइड, ये जो एनहाइड्राइड, ये जो तीनों चीजें हैं प्यारे, ये एसिडिक एनहाइड्राइड कहलाती हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कार्बोनिक एसिड की एसिड एनहाइड्राइड बताओ, इसका मतलब वो बताओ ऑक्साइड जिसे पानी में डालने पे कार्बोनिक एसिड बने। क्योंकि इसको पानी में डालने पे कार्बोनिक एसिड बनता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इज द एसिडिक एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। Sulfur dioxide is the acidic anhydride of sulfurous acid and SO3 is the acidic anhydride of sulfuric acid। बात समझ पा रहे हो कि एसिडिक एनहाइड्राइड क्या होती हैं? नोट करते जाओ जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप ये वीडियो की स्पीड को स्लो करके नोट कर सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल ये बात करें प्यारे, ये तीनों तो जो होती हैं, ये तीनों मैंने कहा ये एसिडिक ऑक्साइड्स होती हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। लेकिन ये नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक हैं, जबकि ये नॉन मेटल की ऑक्साइड्स न्यूट्रल होती हैं। न्यूट्रल क्यों भैया न्यूट्रल? क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व ही नहीं होती। पानी में डिसॉल्व होके अगर एसिड बन रहा है तो एसिड है, बेस बन रहा है तो बेस है। ये भैया पानी में डिसॉल्व ही नहीं होते हैं, डिसॉल्व ही नहीं होते हैं, तो भैया ये तो ना एसिडिक देंगी ना न्यूट्रल देंगी, ये सॉरी ना एसिडिक देंगी ना बेसिक देंगी, ये न्यूट्रल होती हैं। इनका pH की वैल्यू पानी में 7 आती है, ये इसलिए न्यूट्रल है। अरे भैया H2O तो वैसा भी न्यूट्रल होगा ना, कार्बन मोनोऑक्साइड भी न्यूट्रल होती है। बात समझ पा रहे हो कि न समझ पा रहे हो? तो ये नोट कर लो, ऊपर क्या लिख के आया, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ये एसिडिक, ये न्यूट्रल। समझ गए कि नहीं समझ गए? एक बात और यहाँ पे नोट करिए, एक्शन ऑफ दीज गैसेज ऑन मॉइस्ट और ड्राई लिटमस पेपर क्या होगा प्यारे? जैसे अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम मॉइस्ट लिटमस पेपर ले लें तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्ट मतलब पानी में जाके लिटमस पेपर के कार्बोनिक एसिड बनाएगी, और कार्बोनिक एसिड क्योंकि एसिड है तो एसिड टर्न्स
विच लिटमस टू विच लिटमस, अरे प्यारे एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। इसका मैंने एसिड वाले चैप्टर में तरीका बताया था, जिनने नहीं सुना था या रह गया था तो याद कर लो। एसिड जो है वो ब्लू को रेड करते हैं लिटमस पेपर को, और बेसिस जो है वो रेड को ब्लू करते हैं। इसको याद रखने का तरीका मैंने बताया था। एक भाईजान है अनिल, इनको याद कर लिया करो अगर ये भूल जाओ कि एसिड नीले को लाल करता है या लाल को नीला करता है। अनिल भाई सब बताएंगे कैसे, बोले अनिल का ए से एसिड, ठीक है, और एनआई के, अनिल के एनआई से नीला और ला से लाल। इसका मतलब हो गया एसिड जो है नीले को लाल कर देता है, यानी एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। और अगर एसिड याद हो गया तो बेस तो इसका उल्टा ही होगा। कैसी ट्रिक है, मजेदार है कि नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताओ और लेक्चर को शेयर करो जितना कर सकते हो। फिलहाल अगर सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब नहीं करते हो नोटिफिकेशन नहीं आएंगे आपके पास नए लेक्चर अपलोड करने के, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, हमें भी कुछ सपोर्ट होगी जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। ठीक है, फिलहाल बात आई तो एसिड जो है वो नीले को लाल करेगा, यानी ये गैसेस मॉइस्चर में जाके जो एसिड बनाएंगी तो ये गैसेस ब्लू लिटमस को रेड कर देती हैं, लेकिन तभी जब वो मॉइस्ट हो। अगर ड्राई होगा तो क्या होगा? ड्राई है भैया, ड्राई का मतलब पानी ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर पानी ही नहीं मिलेगा तो एसिड काहे से बनेगा? एसिड नहीं बनेगा, और एसिड नहीं बनेगा तो हाइड्रोजन के आयंस कहाँ आएंगे? एसिडिक कैरेक्टर ही शो नहीं होगा, और ऐसी गैस विल नॉट टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। उसका कोई भी लिटमस पेपर पे इफेक्ट होगा ही नहीं। इफेक्ट होने के लिए जरूरी है एसिड बने, और एसिड तभी बनेगा या तो गैस मॉइस्ट हो या फिर पेपर जिस पे वो डाल रहे हैं वो मॉइस्ट हो, ताकि गैस उस मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाए और वो ब्लू से रेड हो जाए। बात समझ गए? तो नोट कर लेना, ध्यान कर लेना भैया, जो एसिड होता है, जो भी ये एसिडिक गैसेस हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड तभी करेंगी एसिडिक वाली जब या तो लिटमस पेपर मॉइस्ट हो या फिर गैस खुद मॉइस्ट हो। और ये वाली गैसेस की बात करें क्या एक्शन होगा, तो भैया ये तो न्यूट्रल हैं, ये तो न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल गैसेस का तो ऑब्वियसली कोई एक्शन नहीं होगा। लिटमस पेपर विल रिमेन ऑफ सेम कलर। ठीक है प्यारे, समझ रहे हो? तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ने से पहले आ गया आपके सामने एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? अभी आपने 3 नॉन मेटल्स पढ़े जो ऑक्सीजन के साथ एसिडिक ऑक्साइड्स देते हैं, और 2 नॉन मेटल पढ़े जो न्यूट्रल होते हैं और जिनकी ऑक्साइड्स, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे और नॉन मेटल की बात हो रही है, फॉस्फोरस। कार्बन और सल्फर वाली जो ऑक्साइड्स होती हैं वो तो एसिडिक होती हैं, लेकिन फॉस्फोरस की जो ऑक्साइड होती है जिसका नाम होता है फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, उसका नेचर कैसा होता है वो भी जान लो। जैसे बात करें भैया, फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करती है प्यारे, तो यहाँ पे बनता है P2O5, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनता है। एक बात और प्यारे, जो फॉस्फोरस होता है, जैसे ऑक्सीजन होती है वो डाइएटॉमिक होती है, डाइएटॉमिक होती है O2, ओजोन ट्राइएटॉमिक होती है O3, लेकिन जो फॉस्फोरस होती है प्यारे वो टेट्रा एटॉमिक होती है, यानी उसके एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स होते हैं। तो यहाँ P ना लिख के आप P4 लिखोगे। P4 प्लस O2 गिव्स P2O5, ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बन गई। इसे बैलेंस करें तो यहाँ 4P, तो यहाँ भी 4P कर दो, लेकिन ऐसे ऑक्सीजन 10 हो गए तो यहाँ पे 5 लगा के 5 2 10, बैलेंस तो हो गई। लेकिन ये P2O5 का नेचर कैसा होता है भैया? ये भी एसिडिक इन नेचर होती है, क्योंकि जब हम इसको पानी में डालते हैं तो इससे एक एसिड बनता है। क्या आपको याद है कोई ऐसा एसिड जिसमें P आता हो? जैसे जिसमें C आता है वो होता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जिसमें S आता है वो होता है H2SO3 या H2SO4 सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही जिसमें N आता है HNO3 नाइट्रिक एसिड, जिसमें Cl आता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसी एक P वाला एसिड होता है जिसमें P आता है H3PO4, इसे हम कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। क्योंकि ये वाटर में डल के एसिड बनाती है, इसलिए ये फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड इज एसिडिक इन
नेचर। क्या बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कैसे करती है प्यारे? फास्फोरस बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ। अगर इस फास्फोरस को हम हवा में खुला छोड़ दें तो ऑक्सीजन से इतना तेज रिएक्ट करके इतनी ज़्यादा हीट बनाती है कि ये फास्फोरस खुद जलने लगती है। अरे हवा में जलने लगती है। फास्फोरस बर्न्स इन एयर विद अ येलो फ्लेम। इस तरीके की येलो फ्लेम से देखिए ये जलने लगती है अपने आप ही हवा में। इसलिए प्यारे इसे हवा में नहीं रखा जाता है। ऐसे नहीं कि लो फास्फोरस हाथ में लेके चलेगा, अरे आग लग जाएगी। उसे हवा में नहीं रखना है, उसे हम रखते हैं फास्फोरस को, वाइट फास्फोरस होती है। अगर उसे आपको सेव करना है तो इट इज ऑलवेज कैप्ड इनसाइड वाटर, क्योंकि वो वाटर से रिएक्ट नहीं करती है। देखिए व्हाइट फास्फोरस इज स्टोर्ड अंडर वाटर बिकॉज इट बर्न्स स्पॉन्टेनियसली इन एयर। एयर में तो बर्न कर जाती है बट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। इसलिए इसे वाटर में स्टोर करके, देखिए व्हाइट फास्फोरस चौक की तरह लग रही है, पानी में डुबो के रखा जाता है क्योंकि पानी से रिएक्ट नहीं करती। बाहर निकालेंगे, अगर हवा में खुला ऐसे छोड़ देंगे तो आग लग जाए। बोले अरे सर पानी से रिएक्ट नहीं करती, ये क्या करा रहे हो पानी से रिएक्ट? अरे प्यारे यहाँ पानी से रिएक्ट क्या फास्फोरस को करा रहा हूँ? अरे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड करा रहा हूँ। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड तो वाटर से रिएक्ट करती है, लेकिन फास्फोरस पानी से रिएक्ट नहीं करती, इसलिए उसे बचाने के लिए पानी में स्टोर करके रखा जाता है। दूसरी बात, इसका पेंटा इसलिए नाम है क्योंकि पेंटा का मतलब होता है 5, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है, इसलिए फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तीसरी बात, बोले सर वो एक ऐसा मेटल भी तो पढ़ा था जैसे कैरोसिन, कैरोसिन में क्या अंदर रखते हैं? कौन सा मेटल विच इज कैप्ड अंडर कैरोसिन? याद करिए, यस सोडियम एंड पोटेशियम इज ऑलवेज कैप्ड अंडर कैरोसिन, क्योंकि उसे ना ही हवा में खुला छोड़ सकते हैं ना ही पानी में रख सकते हैं, क्योंकि वो दोनों से रिएक्ट करके आग पकड़ लेती हैं। इसे सोडियम पोटेशियम इज कैप्ड इनसाइड कैरोसिन। यहाँ कैरोसिन नहीं लिखा है, अंडर वाटर, वाटर लिखा है तो फास्फोरस, कैरोसिन लिखा है तो सोडियम और पोटेशियम। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, जल्दी से कर लो ये नोट, फिर देखते हैं अगला टॉपिक। नेक्स्ट बात आई रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। जैसे मेटल्स का रिएक्शन पढ़ा था पानी के साथ और डाइल्यूट एसिड के साथ, उसमें हमने ये पढ़ा था जो मेटल्स होते हैं, जैसे सोडियम ले लो, H2O के साथ कर दो, चाहे HCl के साथ कर दो, तो मेटल जो है इसमें से हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस कर देते हैं। ये H+ और Cl- होता है, सोडियम H+ को हटा देता है, Cl के साथ जाके लग जाता है तो बन जाता है NaCl और बेचारा हाइड्रोजन अलग हो जाता है। लेकिन अकेला हाइड्रोजन कुछ नहीं होता, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिलके H2 बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है हाइड्रोजन आयन के डिस्प्लेस होने से। बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन तो 2 क्लोरीन, 2 Na तो 2 Na। ऐसा ही कुछ इसमें होता है, इसमें H+ और OH- आयन होते हैं, Na इसमें से H+ आयन को हटा देता है और OH के साथ जाके NaOH बना देता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। बैलेंस नहीं है, कर लेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे बताया था कि ये सोडियम जो है हाइड्रोजन आयन को कैसे हटा देता है, क्यों हटा देता है क्लोरीन में से? तो आंसर था भैया कि सोडियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से। रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम ऊपर आता है, रिएक्टिविटी सीरीज में ज़्यादा ताकतवर है हाइड्रोजन से, तो बेचारा हाइड्रोजन कमज़ोर होने की वजह से, सोडियम की वजह से अपना घर छोड़ के Cl के साथ जो पहले रहता था चला जाता है सोडियम के कहने से, और सोडियम क्लोरीन के साथ आके रहने लगती है, बिकॉज सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, क्या करती है सोडियम? सोडियम है बहुत ही चालाक। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करती है, और इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करती है? ये हाइड्रोजन बेचारी हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन प्लस है, ये कहती है कि भैया मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, लो तुम ले लो इलेक्ट्रॉन, तुम प्लस हो, तुम्हें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये लो तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो और जाओ चुपचाप बैठ जाओ, यहाँ से भाग जाओ। और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देके उसे भगा देती है और क्लोरीन के साथ जाके लग जाती है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, प्लस वाले, प्लस को तो माइनस चाहिए होता है ना, आओ 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 माइनस, इसको तो माइनस की ज़रूरत है बेचारे को, प्लस वाले को। अब ये माइनस के चक्कर में, इसके कहने में आ जाता है, बेवकूफ़ बन जाता है, कहते ये लो 1 इलेक्ट्रॉन और जाओ चुप बैठो और जगह खाली करो घर से, अब मैं रहूँगी क्लोरीन के साथ। तो ये सोडियम क्लोरीन के साथ रहने लगती है। ये मेटल्स में तो ऐसा होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल। सर मेटल का है बताने लगे। नॉन मेटल में क्या होता है बेटा? नॉन मेटल वाटर से, ना ही वाटर से ना ही एसिड से रिएक्ट ही नहीं करते। ये नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और डाइल्यूट एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन।
काहे को? इसलिए नहीं करते, जैसे हम नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल चाहे सल्फर ले लो, चाहे आप कोई भी नॉन मेटल ले लो, नॉन मेटल का काम इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है। अब नॉन मेटल जब HCl के पास जाएगा तो यहाँ तो हाइड्रोजन बातों में आ गई थी, इसने बहला फुसला लिया, इनने कहा एक इलेक्ट्रॉन लो और जाओ, इनने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसको और ये बेचारा मान गया हाइड्रोजन। लेकिन भैया नॉन मेटल अगर हाइड्रोजन आयन के पास आएंगे तो नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन इसे दे ही नहीं पाएंगे, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज थोड़ी ना करते हैं, गेन करते हैं, क्योंकि नॉन मेटल अपना इलेक्ट्रॉन इसे नहीं दे पाता, इसलिए हाइड्रोजन अपना जगह, हाइड्रोजन आयन अपनी जगह नहीं छोड़ता, वो वहीं रहता है। नॉन मेटल कितना भी इससे कह ले हट जाओ, ये नहीं हटता। जनरली कुछ स्पेशल केसेस हैं एक आध जिसमें नॉन मेटल रिएक्ट कर जाते हैं एसिड के साथ, वो अभी हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आपकी बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ईदर विद वाटर नॉर विद, नीदर विद वाटर नॉर विद डाइल्यूट एसिड्स। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? नोट करो, व्हाई नॉन मेटल्स आर नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जो मैंने अभी बताया वो नोट कर लेना। Non-metals cannot lose electron to hydrogen ion, that's why they do not react with acids or water to displace हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल्स कर लेते हैं, क्यों? वो मैंने आपको समझा दिया। चलिए जल्दी से ये नोट करिए, फिर देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आई एक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस। जैसे यहाँ पे हम नॉन मेटल की सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। एक जनरल बता दूं, जैसे नॉन मेटल की बजाय मेटल आपने पढ़े थे, जैसे चलिए हम मेटल ले लें, सोडियम ले लें, सोडियम किसी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ जाए जैसे MgCl2 के साथ, तो ये क्या होता है? रिएक्टिविटी सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऊपर आई बटन में लेक्चर का लिंक दे रखा है, जरूर कर लेना। हर चैप्टर में यूज होती है, बहुत सारे चैप्टर में यूज होती है, केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो क्या होता है, सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम से ऊपर आता है, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सोडियम मैग्नीशियम को हटा देता है और सोडियम क्लोरीन के साथ जाके रहने लगता है, जैसे अभी मैंने बताया था, और बेचारा Mg यहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है, जिन रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में भी पढ़ा है और फर्स्ट चैप्टर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी पढ़ा। जैसे मेटल्स डिस्प्लेस करते हैं दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल को, सोडियम ने Mg को लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से हटा दिया, ऐसे ही नॉन मेटल्स भी करते हैं। नॉन मेटल्स भी सॉल्ट सॉल्यूशन में से लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देते हैं। जैसे क्लोरीन जो है यहाँ पे ब्रोमीन को सोडियम से हटा देता है, क्योंकि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, इसलिए ब्रोमीन हट जाता है और क्लोरीन जो है वो सोडियम के साथ जाके रहने लगता है। यहाँ पे बन जाता है NaCl और बेचारा Br अलग हो जाता है, लेकिन Br अकेले कुछ नहीं होता, ब्रोमीन एक गैस होती है जिसका फॉर्मूला Br2 होता है, तो ब्रोमीन गैस बन जाती है। लेकिन यहाँ दो ब्रोमीन हैं तो यहाँ भी दो ब्रोमीन लगाओगे, बैलेंस करोगे तो दो सोडियम तो दो सोडियम, दो क्लोरीन तो दो क्लोरीन, हो गई बैलेंस। तो यहाँ पर भी नॉन मेटल्स में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं, लेकिन इनमें कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव, कौन करेगा, मतलब इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल बहुत डिटेल में नहीं है आपके सिलेबस में, इसलिए मैं सिर्फ एक आपको इक्वेशन बता रहा हूँ, यही नोट कर लीजिए। मकसद सिर्फ ये था कि नॉन मेटल्स भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ क्या करते हैं वो आपने देख लिया, बाकी इसके आगे के और एग्जाम्पल्स वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे, चलिए आ जाइए फिर अगले रिएक्शन पे। अगली प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ, अरे भैया जैसे ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स बनेंगे, ऐसे ही क्लोरीन के साथ क्लोराइड्स बनेंगे, नॉन मेटेलिक क्लोराइड्स, जो कि खुद कोवेलेंट इन नेचर होंगे। मतलब क्या है, देखिए नॉन मेटल है, नॉन मेटल अगर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, क्लोरीन खुद नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ क्या करता है, लूज ट्रांसफर करता है या शेयरिंग करता है? नॉन मेटल के साथ शेयरिंग करते हैं। इसका अगले पार्ट में लेक्चर आने वाले हैं, हालांकि मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ, बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए वो मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, ज़रूर अटेंड करिएगा। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा आपको, केमिकल बॉन्डिंग के नाम से। तो नॉन मेटल आपस में
शेयर करते हैं तो शेयर करने से जो बॉन्ड बनती है कोवलेंट बॉन्ड होती है, तो ये हमेशा रिएक्ट करके आपस में कोवलेंट बॉन्ड वाले कोवलेंट क्लोराइड्स बनाते हैं। इसलिए यहाँ पे नॉन मेटेलिक क्लोराइड की जगह आप लिख सकते हैं नॉन मेटेलिक कोवलेंट क्लोराइड्स या फिर कोवलेंट क्लोराइड्स। फिलहाल H2 और Cl2 क्या बनाएगा, क्या मुझे बताने की जरूरत है? जरूरत है नहीं, आपको पता है H और Cl मिलके HCl बनाते हैं भैया, बैलेंस कर दो तो 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। भैया ये गैस है, ये गैस है, ये भी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है। इसको पानी में डाल देते हैं अगर, तो उसका फॉर्मूला तो HCl रहता है, लेकिन उसके ब्रैकेट में एक्वस लिख देते हैं क्योंकि पानी में मिली हुई चीज एक्वस हो जाती है। फिर इसे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बोल रहे हैं, उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल देते हैं। पानी में मिलाओगे एसिड बन जाएगा, नहीं तो गैस रहेगी। इसको हाइड्रोजन क्लोराइड बोलेंगे, उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे। P4 और Cl2 भैया फॉस्फोरस जो क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा, फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ फॉस्फोरस क्लोराइड बनाता है। लेकिन प्यारे फॉस्फोरस की 2 वैलेंसीज होती हैं, फॉस्फोरस की एक 3 वैलेंसी भी होती है, फॉस्फोरस की एक 5 वैलेंसी भी होती है। तो जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन की तो 1 ही वैलेंसी होती है, आउटर मोस्ट शेल में 7 होते हैं ना, 1 गेन करता है, 1 होती है। तो अगर ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ बनेगा PCl3 और यहाँ बनेगा PCl5। तो एक्चुअली जब फॉस्फोरस और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर PCl3 बनता है। हालांकि थोड़ा बहुत PCl5 भी बनता है, लेकिन आप चाहें तो PCl3 भी लिख सकते हैं, PCl5 भी लिख सकते हैं। मैंने PCl3 लिख दिया क्योंकि दोनों कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ देखिए PCl5 बन जाएगा। बैलेंस नहीं है, बैलेंस करोगे। कार्बन क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा भैया, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्रुप 14 में होता है। क्लोरीन की होती है 1, 17 ग्रुप में होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई, कार्बन CCl4 बन जाएगा, जिसका नाम क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नाम लिख लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। चलिए, तो ये रिएक्शन हो गया क्लोरीन के साथ। अभी देखते हैं नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ क्या रिएक्शन होगा। हाइड्रोजन के साथ देखिए भैया, नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड्स बनाएंगे। जैसे क्लोरीन के साथ क्लोराइड्स, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स, ऐसे हाइड्रोजन के साथ जो बनेगा उसे बोलेंगे हाइड्राइड्स। एंड दैट टू विल बी कोवलेंट इन नेचर, क्योंकि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल्स का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, तो नॉन मेटल आपस में कोवलेंट नेचर के होंगे। चलिए, तो पहला नॉन मेटल लिया हमने सल्फर, इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। अरे तो पता है आपको हाइड्रोजन और सल्फर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फर की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई H2S, जिसे हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कहते हैं। गैस होती है, इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है कि भैया इसके सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है। इसकी स्मेल से इसे पहचान लिया जाता है, पिक्यूलियर स्मेल होती है। सड़े हुए अंडे जैसी किसकी स्मेल पूछा जाएगा तो बोलोगे हाइड्रोजन सल्फाइड। ऐसे ही सल्फर के बाद ले लें नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन से रिएक्शन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक गैस होती है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाली, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, हाइड्रोजन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन गया, NH3, जिसका नाम क्या है, अमोनिया, और ये भी गैस होती है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अब ऑक्सीजन का ले लो हाइड्रोजन के साथ। भैया कितनी बार पढ़ोगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो H2O है ये ऑक्सीजन की हाइड्राइड है, ऑक्सीजन की हाइड्राइड कह दो, चाहे हाइड्रोजन की ऑक्साइड, कुछ भी कह सकते हो। ऑक्सीजन की हाइड्राइड या हाइड्रोजन की ऑक्साइड है, हाइड्रोजन ऑक्साइड बोल दो, ठीक है। या फिर इसको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, वाटर के नाम से। बैलेंस करोगे और हाइड्रोजन क्लोरीन भैया अभी पढ़ा HCl बनेगा। तो 4 कंपाउंड्स लिए हमने, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। इन चारों का रिएक्शन हाइड्रोजन से क्या होगा वो देख लिया। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लो। फिर आ जाओ इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो नॉन मेटल्स की यही बस केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, फिर आखिरी में मैं आपको बताऊंगा इन मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस क्या हैं, जो है आज का बोनस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके प्यारे, आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन कह रहे हैं एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड विच डिसॉल्व्स इन HCl।
कह रहे हैं एक एलिमेंट है लेट से X, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक ऑक्साइड बनाता है, उसका फॉर्मूला क्या पता नहीं, लेकिन वो खुद HCl के साथ डिसॉल्व हो जाता है। भैया ये एसिड है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज़ अगर एसिड में डिसॉल्व हो रही है तो उसका खुद नेचर कैसा रहा होगा, ऑब्वियसली बेसिक इन नेचर रहा होगा, क्योंकि बेस ही एसिड से एसिड थोड़ा सा रिएक्ट करेगा, बेस करता है एसिड से रिएक्ट, यानी ये सब्सटेंस बेसिक इन नेचर रहा होगा, एसिडिक नहीं। ये ऑक्साइड जो है वो बेसिक रही होगी। फिर से बता रहा हूँ, ऑक्साइड बनी है, अब या तो वो एसिडिक इन नेचर होगी या बेसिक इन नेचर होगी। एसिड से रिएक्ट कर रही है, इसका मतलब वो बेसिक इन नेचर है। ठीक है, कह रहे हैं इट ऑल्सो टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, यहां से फिक्स हो गया। रेड लिटमस ब्लू कौन करता है भैया, बेस करता है रेड को ब्लू, यानी वो बेसिक इन नेचर है। यहां से क्लियर हो गया, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे सर वो ऑक्साइड एम्फोटेरिक या फिर न्यूट्रल भी हो सकती थी, तो अब आपको आंसर मिल गया, नहीं वो बेसिक ही होगी, क्योंकि उसने लिखा है इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। कह रहे हैं इज द एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल। अरे भैया बेसिक बन रही है, बेसिक किसकी बनती है, मेटल की ऑक्साइड या नॉन मेटल की? मेटल की बेसिक ऑक्साइड होती है, यानी X विल बी द एलिमेंट विल बी मेटल। रीजन एक्सप्लेन करने को पूछ रहे हैं तो आप कह देंगे सिंस इट इज टर्निंग रेड लिटमस, द ऑक्साइड इज टर्निंग रेड लिटमस पेपर ब्लू, इट मींस इट इज बेसिक इन नेचर एंड वी नो only metal form basic oxides, that's why the element should be metal। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड यील्ड अ बेसिक ऑक्साइड। अरे बेसिक किसकी बनेगी, अभी तो पता है मेटल की बेसिक ऑक्साइड बनती है, तो इसमें मेटल कौन है वो चुन लो। सल्फर है, नहीं है। फास्फोरस नॉन मेटल है। सिलिकॉन मेटलॉइड है। कैल्शियम ही एक ऐसा मेटल है जो इन चारों में अलग है, तो ये मेटल है, ये ही बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जल्दी से नोट करो, फिर देखो अगला क्वेश्चन। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत बार कई स्कूल्स में पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहेगा। चॉइस रही है टीचर्स की हमेशा। प्रत्युष ही हमेशा जनरली आ जाते हैं, राहुल आ जाते हैं। प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैटुला, स्पैटुला मतलब चम्मच चम्मच में लिया, हीटेड इट, गरम किया, कलेक्टेड द गैस। भैया सल्फर पाउडर को अगर हीटेंगे ऑक्सीजन में तो क्या होगा, एक गैस कह रहे हैं बन रही है, उस गैस को बर्निंग सल्फर से जो गैस बन रही है उसे कलेक्ट किया, ऑब्वियसली कौन सी गैस होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी। कह रहे हैं व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दिस गैस ऑन दिस एंड दिस। भैया कुछ बच्चे बोले सर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड भी तो बनती है। हाँ सल्फर ट्राइऑक्साइड भी हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन क्या है वो देखो, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दिस गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। आपको मालूम है ये नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल की चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो चाहे सल्फर ट्राइऑक्साइड हो, ये दोनों की दोनों एसिडिक इन नेचर होती हैं, एसिडिक इन नेचर होती हैं, पानी में डलने पर एसिड बनाती हैं। तो कह रहे हैं इसका एक्शन क्या होगा ड्राई पे। अभी आपने देखा भैया ड्राई में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ड्राई में पानी ही नहीं होगा, तो लिटमस का कलर चेंज नहीं होगा। हाँ मॉइस्ट है लिटमस पेपर, तो इनको पानी मिल जाएगा, पानी से एसिड बना लेंगे और एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। नील, नीले को लाल करता है एसिड, ब्लू लिटमस से रेड हो जाएगा, ये लिख दोगे। कह रहे हैं राइट द बैलेंस रिएक्शन फॉर द इक्वेशन, तो बैलेंस रिएक्शन लिख देना, ईदर दिस विल बी फॉर्म्ड और दिस विल बी फॉर्म्ड, ये दो इसकी बैलेंस रिएक्शन हो जाएंगी। ठीक है, तो प्यारी ये मैंने 2-3 क्वेश्चन आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताए। बाकी बुक में जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप ज़रूर के ज़रूर अटेंड करिएगा। और हम बढ़ते हैं आज के लास्ट टॉपिक की तरफ। क्या, कौन सा, ये होगा फिर इसके बाद यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। और एक बात और बता दूं प्यारे, बहुत ही जल्दी इसके मैं नोट्स देने वाला हूं आपको। नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ऊपर लिंक दे रखा है, उसे क्लिक करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड बात, जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ाया है, अगर उससे रिलेटेड आप क्विज अटेंड करना चाहते हैं तो हमारी हमेशा मेंटी क्विज होती रहती हैं, जिसके लिंक्स हमारे चैनल में आपको मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस के लिए आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। फिलहाल देखते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूजेस। तो सबसे पहले बात आ रही है मेटल के यूजेस की, और यहाँ मैं बता दूं भैया, ये मैंने सामने यूजेस लिखे हैं, ये पॉज करके आप ये नोट कर सकते हैं। ये मैं आपको बता तो रहा हूँ, कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए। लेकिन अगर हम यूजेस की बात कर रहे हैं तो भैया ये आपको एक टाइम पे आपको याद करने ही है, इसमें समझाने वाली चीज़ कम है, याद करने वाली चीज़ ज़्यादा है। कि भैया कॉपर एल्यूमिनियम के यूज़ क्या है, इट इज़ यूज इन
इलेक्ट्रिक वायर्स बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स। अब ये याद ही करना है, तो मैं समझाता जा रहा हूँ, आप दिमाग में बसाते जाइए और आखिरी में नोट कर लेना। सबसे पहले कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल है। मेटल भैया कॉपर एल्युमिनियम आपको पता है तार वार लगे होते हैं, कॉपर के होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम आर ऑल्सो यूज इन मेकिंग हाउस होल्ड यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स बर्तन बनाए जाते हैं मेटल्स के। क्यों बनाए जाते हैं मेटल्स के बर्तन? क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, उसमें आप खाना आराम से गर्म कर सकते हैं। लेकिन इसलिए यहाँ पे आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं इन फैक्ट्री इक्विपमेंट्स। लेकिन बात करूं हाउस होल्ड यूटेंसिल्स में बेटा, जनरली आयरन के यूटेंसिल्स कम ही होते हैं। करचली वगैरह होती हैं, है ना, वो चलाने के लिए, वो तो कभी कभी कढ़ाई होती हैं लोहे की, जनरली होती हैं। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ स्टोर करके रखनी है कई दिनों तक, तो लोहे के बर्तन में खाने का सामान नहीं रखा जाता, क्योंकि खाने के सामान में अगर एसिड है, एसिडिक सब्सटेंस है, तो वो लोहे से रिएक्ट करके पॉइजनस सब्सटेंस बना सकता है। तो कहीं पे स्टोर करना है कोई चीज़, तो आयरन के कंटेनर्स नहीं लोगे। बस आपको काम करा और हो गया खत्म। जैसे आपने पकौड़ी तली, कचौड़ियाँ तली और फिर हो गया काम खत्म, तो आप लोहे की कढ़ाई, करचली वगैरह ले सकते हो। स्टोर करने के लिए लोहे का सामान नहीं लोगे। लंच बॉक्स लोहे से नहीं बनाया जाता, क्योंकि वहाँ कुछ देर तक रखा रहता है। लोगे तो फिर पॉइजनस सब्सटेंस बनेगा और रस्ट भी लगती है। ठीक है, जिंक इज यूज इन गैल्वेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट आयरन आर्टिकल्स। जैसे भैया ये मेरे लोहे का एक इस तरीके से टंकी है, ठीक है, टंकी होती है, लोहे की होती है, दिखने में अच्छी नहीं होती और उसमें पानी होता है, तो फिर जंग लगने का डर लगता है। तो क्या करेंगे, लोहे के ऊपर एक जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है। कैसे? जिंक को मेल्ट किया, एक जगह मेल्ट किया, ये लोहे की कोई भी आर्टिकल लिया, जिसको भी करना है उसको उसमें डुबोया और उसको बाहर निकाल लिया, सूख गया जिंक, इसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से अंदर का मेटल रस्ट होने से बच जाता है। इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन जिसमें जिंक का यूज करते हैं। आपने देखा होगा टंकी चमकती हुई होती हैं, तो उसमें क्रोमियम की भी प्लेटिंग करी जाती है, कई बार जिंक की भी करी जाती है। जिंक की कर रहे हैं तो उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, क्रोमियम एंड निकेल आर यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेकिंग स्टेनलेस स्टील। भैया स्टेनलेस स्टील होती है, कैसे बनती है? लोहे में, आयरन में कार्बन डाल दो, क्रोमियम और निकेल डाल दो, बन जाती है स्टेनलेस स्टील। लोहा जल्दी जंग लग जाती है, कार्बन डाल दो तो उसमें स्टील बन जाती है, लेकिन वो भी स्टील इतनी जल्दी मतलब ड्यूरेबल नहीं होती, उसमें भी जंग लग जाती है। लेकिन अगर उसमें आयरन में कार्बन और क्रोमियम निकेल भी डाल दो तो वो स्टेनलेस स्टील बन जाती है, जिसमें कभी भी रस्ट नहीं लगती। तो क्रोमियम एंड निकेल आर यूज इन स्टेनलेस स्टील एंड ऑल्सो यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे आपने देखा होगा आपके टिन के लंच बॉक्सेस होते हैं, तो वो बाहर से वो चमकते हुए सिल्वर जैसे होते हैं, लेकिन अंदर से लोहा होता है, ऊपर से प्लेटिंग कर देते हैं क्रोमियम और निकेल की, जिससे वो चमक जाए और अंदर का लोहा रस्ट भी ना हो। नेक्स्ट, एल्युमिनियम इज यूज फॉर रैपिंग फूड। एल्युमिनियम की फॉइल्स होती हैं, खाने का सामान रैप करते हो, एल्युमिनियम की फॉइल यूज होती है, फॉइल यूज होती हैं। मरकरी इज यूज इन थर्मोमीटर, पता है। लेड इज यूज इन बैटरीज, आपकी जो इन्वर्टर वगैरह की बैटरीज होती हैं उसके अंदर लेड की मोटी मोटी बड़ी बड़ी प्लेट्स बड़ी होती हैं, लेड मेटल है। जिरकोनियम इज यूज इन मेकिंग कार बैटरीज, ठीक है ना। अच्छा, जिरकोनियम बेटा हमने यहाँ पे गलत लिख दिया। जिरकोनियम जो एक मेटल होता है, इससे बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह बनाई जाती हैं, कार बैटरीज नहीं, इसको सही कर लीजिए। ठीक है, ऐसी सोडियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम मेटल्स आर ऑल्सो यूज इन एटॉमिक एनर्जीज एंड स्पेस साइंस प्रोजेक्ट्स। बेटा इससे टैंक्स वगैरह बनाए जाते हैं, स्पेस साइंस प्रोजेक्ट्स यूज में आता है। ये नाम याद कर लो, सोडियम, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम, तीन ऐसे मेटल्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज इकोनॉमी, फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमी, क्योंकि इससे टैंक्स वगैरह लड़ने के और बुलेट प्रूफ जैकेट्स और कई सारे ऐसे एटॉमिक एनर्जी में यूज होता है। दैट्स वाई दीज थ्री मेटल्स आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रैटेजिक मेटल्स। इन तीनों को हम स्ट्रैटेजिक मेटल्स कहते हैं। ठीक है, नोट कर लो, ये वाला लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आ जाओ क्या, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। लेट्स सी क्या है, क्या कह रहे हैं। हाइड्रोजन सबसे पहले नॉन मेटल है। हाइड्रोजन अभी आपने देखा अमोनिया बनाते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया गैस, विच इज यूज एज अ फर्टिलाइजर। मतलब अमोनिया फर्टिलाइजर की तरह यूज नहीं होती, लेकिन अमोनिया से एक दूसरे कंपाउंड्स बनाए जाते हैं जो फर्टिलाइजर के काम में आते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज इन रॉकेट फ्यूल। रॉकेट ऊपर जाते हैं भैया, वहां पे हाइड्रोजन यूज होती है। लिक्विड हाइड्रोजन बहुत तेज प्रेशर प्रोड्यूस करती है, जलती है, H2O बनता है और प्रेशर से वो ऊपर जाता है रॉकेट। ठीक है, बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करती है। हाइड्रोजन इज ऑल्सो यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू फॉर्म वेजिटेबल घी, जिसे हम वनस्पति घी कहते हैं। इसका क्या मतलब है प्यारे, यहाँ मैं नहीं समझा सकता।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजनेशन क्या होती है, वहाँ डिटेल करेंगे। अभी सिर्फ नोट कर लो दिमाग में कि हाइड्रोजन इज यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू वेजिटेबल घी। क्या है, फिर से बोल रहा हूँ, बाद में पढ़ेंगे। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, कार्बन की इलेक्ट्रोड्स बनती हैं सेल्स में, है ना। कार्बन की ग्रेफाइट की वो पेंसिल में लेड भी वही यूज होती है जो आप जिससे लिखते हैं। नाइट्रोजन इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर अभी बताई दिया। लिक्विड नाइट्रोजन फूड मटेरियल को प्रिजर्व करती है, ठीक है, ओके। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं जैसे TNT ट्राई नाइट्रोटोलिन एंड नाइट्रोग्लिसरीन होते हैं, दे आर यूज्ड एज एक्सप्लोजिव्स। नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स फर्टिलाइजर की तरह यूज होते हैं, कुछ कंपाउंड्स एक्सप्लोजिव की तरह यूज होते हैं। नाम याद कर लो, TNT या फिर नाइट्रोग्लिसरीन। TNT की फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रोटोलिन, ट्राई नाइट्रोटोलिन यहाँ लिखा है। नेक्स्ट, सल्फर इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, फंगीसाइड एंड गन पाउडर। गन पाउडर यानी एक्सप्लोजिव वगैरह में यूज होता है सल्फर भैया। और सल्फर इज ऑल्सो यूज इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन का क्या मतलब है प्यारे, जैसे रबर होती है, वो रबर एक ट्री से मिलती है, लेटेक्स वगैरह कुछ होता है, वो रबर जो होती है बहुत ही चिपचिपी होती है प्यारे। ऐसे चिपचिपी लिक्विड टाइप रबर होती है, सेमी लिक्विड, उससे आपको रबर के अलग अलग आर्टिकल्स बनाने हैं तो उसे सॉलिड करना पड़ेगा, उसे नॉन स्टिकी बनाना पड़ेगा। तो नॉन स्टिकी और हार्ड कैसे बनाए, वो बनाने के लिए उसमें सल्फर डाली जाती है। और ये प्रोसेस, जिस प्रोसेस में सल्फर इज एडेड टू रॉ रबर टू मेक इट नॉन स्टिकी एंड हार्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वुल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो याद कर लो, वुल्कनाइजेशन में सल्फर यूज होती है, ठीक है। और अगर उसे एक्स्ट्रा हार्डनेस देनी है, अगर रबर को, जैसे ट्रक के टायर्स होते हैं वो बहुत ही हार्ड होने चाहिए, तो उसमें सल्फर के बाद उसमें कार्बन भी डाली जाती है, जिसकी वजह से वो टायर काले भी हो जाते हैं लेकिन बहुत ही हार्ड हो जाते हैं। तो वहां हम कहते हैं कार्बन इज यूज्ड एज अ फिलर। क्या, फिलर। सल्फर इज यूज्ड इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर व्हाइल कार्बन इज यूज्ड एज फिलर। रीजन क्या है वो मैंने आपको बता दिया। तो पॉज मारो और नोट कर लो, फिर हम करते हैं एक दो और क्वेश्चन और ये वाला पार्ट करते हैं वाइंड अप। क्वेश्चन आया आपके सामने कि An element X has two oxides XO and XO2। एक ही एलिमेंट की दो ऑक्साइड हो सकती हैं, जैसे कार्बन की मैंने दो ऑक्साइड बताया था, CO और CO2। सल्फर की दो ऑक्साइड बताया था, है ना, SO एंड SO2। हाइड्रोजन की भी दो ऑक्साइड होती हैं, एक होती है H2O, एक होती है H2O2, है ना। इसे हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं। ये शायद आपने ना सुनी हो, अब सुन लो। तो कई एलिमेंट कई ऑक्साइड बनाते हैं, इवन तो कुछ एलिमेंट तो ऐसे हैं, जैसे अभी तो मैंने सिर्फ ऐसे एग्जांपल दिए जो दो दो ऑक्साइड बनाते हैं, कई कई तीन तीन चार चार पाँच पाँच आठ आठ ऑक्साइड बनाते हैं। बाद की बात है 11th-12th की। फिलहाल कह रहे हैं द ऑक्साइड हैज़ नो एक्शन ऑन लिटमस सॉल्यूशन। भैया नो एक्शन, जो एक्सो वाली है उसका लिटमस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, यानी उसका नेचर कैसा है, वो न्यूट्रल रही होगी, ठीक है। जबकि XO2 सॉल्यूशन को रेड कर दे रही है, ब्लू से रेड, नीले से लाल, अरे ये कैसी रही होगी, एसिडिक रही होगी, ठीक है भैया। तो कह रहे हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ XO, आपने बता दिया न्यूट्रल। व्हाट इज द नेचर ऑफ XO2, आपने बता दिया एसिडिक। कह रहे हैं बताओ एलिमेंट X जो है वो मेटल होगा या नॉन मेटल। भैया अगर एसिडिक बन रही है, एसिडिक किसकी बनती है, मेटल की बनती है, नॉन मेटल की बनती है, नॉन मेटल की बनती है, यानी X जो है वो नॉन मेटल रहा होगा। रीजन लिख दोगे, सिंस इट इज फॉर्मिंग ऑक्साइड XO2 which is acidic in nature, which clearly shows that X is a non-metal because we know only non-metal can form acidic oxides. Can you give an element with like X? क्या बता सकते हो X कौन सा एलिमेंट रहा होगा, कौन सा नॉन मेटल है जो XO भी बनाता है और XO2 भी। अरे याद आया अपने एक्सपीरियंस से कि सर C, अगर X जो है C रहा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था C की ऑक्साइड होती है एक CO कार्बन मोनोऑक्साइड और एक होती है CO2 जो ये न्यूट्रल होती है, ये एसिडिक होती है। आज के लेक्चर में पढ़ा है, यानी आखिरी आंसर में लिख दोगे कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट X? यस, व्हाट इट वुड बी, इट वुड बी कार्बन। तो प्यारे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो ये आज का लेक्चर था प्यारे, उम्मीद है समझ में आया होगा। प्यारा सा लेक्चर था, इजी था। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताया करो, मुझे फीडबैक मिलेगा तो आगे और अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके पास लाने की हम कोशिश करेंगे प्यारे। दूसरी बात ये
आपका जो लेक्चर था जिसमें मेटल नॉन मेटल्स क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेस, ये हमने आपको बताए हैं। फिर इसके बाद आपका जो लेक्चर है वो है बॉन्डिंग पे कि वाई डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, या हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कोवैलेंट कंपाउंड्स के बीच प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस होता है, उसका लेक्चर है, जिसका लेक्चर ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे भी दे रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दिया है। इसके आगे की कहानी आप अटेंड करना चाहते हैं तो वहाँ जाके आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है प्यारे, फिलहाल आज के लिए इतना ही है। जितना भी मैंने बताया, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए तो समझ तो लिया ही है। नोट करना बहुत ज़रूरी है, अपने हाथ से नोट्स ज़रूर बनाना, रिवाइंड करो, चाहे फास्ट फॉरवर्ड करके चाहे स्लो करके, अपनी स्पीड के हिसाब से उसके नोट्स बनाओ और अपने दिमाग में बसा लो हर चीज़। फिलहाल प्यारे, हम मिलेंगे आगे किसी लेक्चर में। जब तक के लिए मेहनत करते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड मेरी तरफ से आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।